हे बच्चा पार्टी, एक बार फिर से स्वागत है आपका मिशन 111 में। मैं आपका अपना डीजी सर। हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज लेक्चर नंबर 2 है। बीते लेक्चर में हमने बात किया था बोहर्स मॉडल के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, डी ब्रॉगली इक्वेशन के बारे में और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में, जिसके ऊपर काफ़ी भर भर के क्वेश्चन आए जेई के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना खूबसूरत सा टॉपिक एटॉमिक स्ट्रक्चर। आर यू रेडी? चलो तो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज हम बात करने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। और इसका तो नाम ही बता रहा है कि इफेक्ट क्या है। फोटो मतलब यहाँ पर फोटो का मतलब होता है फोटोन। फोटो का मतलब क्या है यहाँ पर? फोटोन। फोटोन मतलब फोटोन की एनर्जी है ना। और इससे हम इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाए। मतलब फोटोन की एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर हम किसी तरह से कन्वर्ट कर पाए तो इस फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये कैसे होता है देखो, अगर मान लीजिए हम एक मेटल की सरफेस ले लेते हैं। याद करो हमने क्या लिया था, एक मेटल की सरफेस लेंगे और मेटल की सरफेस पे बहुत सारे एटम्स होंगे और वहाँ पर जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को अगर हम इजेक्ट करवा दें, किससे? किसी भी लाइट सोर्स से मिलने वाली लाइट को इसके ऊपर इंसिडेंट करें और ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर बाहर ट्रैवल करने लगे, तो चार्ज पार्टिकल के ट्रैवल से क्या पैदा हो जाएगी? इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। और इसको एक सर्किट के थ्रू अगर हम कंप्लीट कर ले तो ये सर्किट के थ्रू घूमता घूमता इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वापस आ जाएगा और इस तरह से करंट फ्लो होने लगेगा। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलेंगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलेंगे। लाइट की मदद से मेटल की सरफेस से हमने इलेक्ट्रॉन को क्या किया? इजेक्ट किया और उस इजेक्शन से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। इसको हम बोलते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? अब क्या होता है यहाँ पर, जो बातें हमें ध्यान में रखने वाली है, सबसे पहली बात तो कि यहाँ पर जो आने वाली एनर्जी है उसे हम मान लेते हैं एच न्यू। ठीक है। और यहाँ पे जो ये न्यूक्लियस से बाइंडेड इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसे हम मान लेंगे वर्क फंक्शन। इसे बोलते थे वर्क फंक्शन। और जब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो निकलने के बाद ये इसके पास जो है मूवमेंट करने के लिए काइनेटिक एनर्जी होगी, तो कुछ एनर्जी इसके पास हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। और ये दोनों एनर्जी का सम इस एनर्जी के बराबर हो जाएगा और इस इक्वेशन को हम कह देंगे फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन है जहां पर वर्क फंक्शन W नॉट है। और ये W नॉट अगर हमें कभी कैलकुलेट करना है तो ये W नॉट का वैल्यू क्या होगा? ये होगा H न्यू नॉट। यहां पर न्यू नॉट क्या है? ये न्यू नॉट होती थी हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई बात समझ में? तो ये जो वर्क फंक्शन का वैल्यू है, अगर मुझे कभी कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट मुझे यहाँ पर क्या करनी पड़ेगी? इंसिडेंट करनी पड़ेगी। एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट जब इंसिडेंट होगी उसके बाद ही क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि hc/λ नॉट। तो यहाँ पर ये लैम्डा जो है ये मिनिमम रिक्वायर्ड जो है ये आपके पास वेवलेंथ हो जाएगी। मैक्सिमम रिक्वायर्ड वेवलेंथ है, सॉरी, मैक्सिमम रिक्वायर्ड वेवलेंथ हो जाएगी। तो वर्क फंक्शन कैन बी कैलकुलेट बाय दिस 2 वेज, है ना। आई बात समझ में? तो जो इंसिडेंट लाइट है वो मिनिमम इस एनर्जी से के बराबर होनी चाहिए। इसके ऊपर होगी तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। इसके बराबर हुई तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने ही वाला होगा लेकिन इजेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इससे ज़्यादा वैल्यू आपको लगेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? और जैसे जैसे क्या होगा देखो, मान लो अगर हमने मेटल की सरफेस पर हमने लाइट को क्या किया? इंसिडेंट किया। अब यहाँ पर क्या है? ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी? एनर्जी से बढ़ेगी। मतलब मैं लाइट की एनर्जी को यहाँ से जो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी वो बढ़ाता जाऊँगा। लेकिन यहाँ पर जो मेटल है एक स्पेसिफिक टाइप की मेटल है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो आपकी वर्क फंक्शन में खर्च हो जाएगी। जो रेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कहाँ जा रही है? वो इलेक्ट्रॉन को मोशन देने में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी भी देने में जा रही है। मतलब जैसे जैसे ये एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे मेरा इंसिडेंट लाइट का फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो हम इसमें जब ग्राफ प्लॉट करते हैं, किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं? काइनेटिक एनर्जी के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में। तो कुछ अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब शुरू से लेके यहाँ तक कुछ अमाउंट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इतनी तो हमारी खर्च हो जाने वाली है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट के लिए। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ तक तो इजेक्ट होगा ही नहीं, पर यहाँ से इजेक्ट होगा और जितनी भी एनर्जी आप बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ होगा ये ऐसा।
क्लियर है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इसमें जो पूछी जाती है ना, देखो दूसरी क्या इम्पॉर्टेंट बात आती है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि ये एच न्यू बराबर एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी है। अगर मुझे यहाँ से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन के पास, फोटो इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो जो आपने अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की उसमें से आपको वर्क फंक्शन की वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ पे एच कॉमन ले लेंगे तो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आप सब्ट्रैक्ट करके एच से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपको काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी बराबर कितनी होगी, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ एच, और इसको लिख सकते हैं सी बाय लेमडा, इसको लिख देंगे सी बाय लेमडा नॉट, तो सी भी इसमें से कॉमन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा एच सी 1 बाय लेमडा माइनस 1 बाय लेमडा नॉट। सिंप्लीफाई करेंगे तो एच सी लेमडा नॉट माइनस लेमडा, लेमडा इंसिडेंट लाइट की लेमडा डिवाइडेड बाय लेमडा इंटू लेमडा नॉट, और इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। दीज आर द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। एक ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, एक ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए, एक ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। क्या बात समझ में आ गई, वर्क फंक्शन क्या हो गया, है ना, ये बात समझ में आई। और जैसे ही आपने क्या किया कि फोटोलाइट को, मतलब फोटोन की एनर्जी को क्या किया, इलेक्ट्रॉन पर डाला, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, मोमेंटम जनरेट हुआ। फोटोन की लाइट से, फोटोन की एनर्जी से इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम जनरेट हुआ, तभी तो काइनेटिक एनर्जी आई ना उसके पास। इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्या कहते हैं कि ये लाइट का पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। क्या कर रहा है, लाइट का पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। तो मतलब लाइट के पास वेव नेचर तो है ही, लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। और ये काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू था, काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा था वो कितना आ रहा था, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसा आ रहा था कि नहीं आ रहा था। अब काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, वी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एच न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या मैं वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू 2h बाय एम न्यू माइनस न्यू नॉट, ऐसा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 2h बाय एम न्यू माइनस न्यू नॉट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ये सारी बातें बहुत 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 इंपॉर्टेंट होती है। एक और बात जो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड होती है, क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप मेटल की सरफेस पर, मेटल की सरफेस पर मान लो अगर मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो एक लाइट की बीम इस पर जब इंसिडेंट होगी और इसकी वर्क फंक्शन वैल्यू, इसकी रिक्वायर्ड वर्क फंक्शन वैल्यू से ज़्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो एक लाइट की बीम क्या करेगी, एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी। दूसरी लाइट की बीम क्या करेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगी। तो जैसे जैसे मैं लाइट बीम को क्या करने लगूंगा, बढ़ाता जाऊंगा, तो मैं इस लाइट की बीम को जब बढ़ा रहा हूँ तो मैं बोलूँगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है। क्या बोलूँगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रही है। और जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, है ना, क्या बढ़ेंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो इंटेंसिटी जो होती है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम लिख लेना चाहिए। नंबर 1 कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो होती है, फोटो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। नहीं, ऐसा नहीं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पे तो डिपेंड कर रही थी, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही थी। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज एज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंक्रीज, ये भी होता है। तीसरा, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स increase as intensity of light increase। अब बताओ, चार्ज पार्टिकल जितने ज़्यादा मूव करेंगे, जितने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल घूमेंगे इधर उधर, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होगा, उतने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे, और जितने ज़्यादा चार्ज पार्टिकल होंगे उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा।
तो मतलब जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट होता है, जिसे हम फोटो करंट भी बोलते हैं, फोटो करंट इंक्रीज एज इंटेंसिटी इंक्रीज। तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, किसके लिए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स के लिए वर्सेस इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। एज वेल एज अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी, तो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी का कुछ नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो ये दोनों ग्राफ भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 3 ग्राफ आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। आप चाहे तो करंट का ग्राफ भी अगर देखेंगे तो करंट जो होता है आई, वो इंटेंसिटी इसके वजह से बढ़ता है, तो शुरू में तो बढ़ेगा और फिर जाकर एक समय के बाद सेचुरेट होगा। तो कुछ ग्राफ इस तरह से आएगा इसका। क्लियर? दीज आर द ग्राफ्स फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ अगला टॉपिक है हमारा डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली क्या है? डी ब्रॉगली एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने क्या कहा, ड्यूल कैरेक्टर ऑफ मैटर, जो ड्यूल कैरेक्टर है इलेक्ट्रॉन का उसके बारे में समझाया। ड्यूल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन या स्मॉल पार्टिकल या टाइनी पार्टिकल के बारे में उसने ये हाइपोथेसिस दिया है। क्या हाइपोथेसिस है? ये कहता है कि जब भी कोई टाइनी पार्टिकल, जब भी कोई पार्टिकल क्या करता है, मोशन में होता है, उस समय उसके पास पार्टिकल नेचर तो होता ही है, साथ साथ में वेव नेचर भी होता है। देखो बात सिंपल सी है। पहले ये बोला गया कि लाइट जो होती है वो वेव नेचर रखती है, फिर लाइट के पार्टिकल नेचर को भी एक्सप्लेन किया गया। मतलब लाइट के पास 2 नेचर है, ड्यूल कैरेक्टर है लाइट के पास। लाइट के पास 2 कैरेक्टर क्या क्या है? एक तो वो वेव कैरेक्टर रखता है, मतलब रिफ्लेक्ट होती है, डिफ्रैक्ट होती है, उसकी वेवलेंथ होती है, एनर्जी होती है, समथिंग। और उसके साथ पार्टिकल नेचर भी। पार्टिकल नेचर क्या है? उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास उसका मोमेंटम है, ये सब कुछ है। पार्टिकल जिसके पास ऑलरेडी मास है, वो मास होने की वजह से उसके पास ऑलरेडी मोमेंटम है, मोशन है, काइनेटिक एनर्जी है। तो जो मोशन वाला पार्टिकल है, इस रेस्ट वाला पार्टिकल नहीं, जो मोशन करता हुआ पार्टिकल है, उसके पास मोमेंटम है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसके पास पार्टिकल नेचर है। और जब पार्टिकल नेचर है तो ये तो समझाना नहीं पड़ रहा है कि पार्टिकल नेचर है। इलेक्ट्रॉन के पास मास है, मास की वजह से वेलोसिटी है, मास वेलोसिटी की वजह से वहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। पर डी ब्रॉगली ने यह समझाया, डी ब्रॉगली का कहना था कि जैसे लाइट के पास ड्यूल कैरेक्टर है, लाइट के पास वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, सिमिलरली अगर कोई मास पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जिसके पास मास है, अगर वो मोशन में है, जिसके पास मोमेंटम है, उसके पास पार्टिकल नेचर तो होगा ही, साथ साथ उसके पास एक वेव नेचर भी होगा। क्या होगा? उसके पास एक वेव नेचर भी होगा। इसका यह कहना था कि इसका मतलब ये हो रहा है कि किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स पाथ पे नहीं चल रहा है, वो ऐसे वेव बना के चल रहा है, वो ऐसे वेव बना के चल रहा है, मतलब ये वेव फॉर्म में चल रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मोशन है तो उसके पास मोमेंटम होने की वजह से, काइनेटिक एनर्जी होने की वजह से उसके पास पार्टिकल नेचर तो है ही, लेकिन अगर मोशन करता हुआ एक पार्टिकल होगा तो वो वेव कैरेक्टर भी रखेगा। ऐसा किसने समझाया? ऐसा हाइपोथेसिस दिया था डी ब्रॉगली ने। तो इसके हिसाब से जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, इसे हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ बोलेंगे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के। ये पी यहाँ पर मोमेंटम है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि लेमडा जो डी है वो बराबर हो जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा यहाँ पर एच पी। दिस इज डी ब्रॉगलीज इक्वेशन, और इस डी ब्रॉगली इक्वेशन से हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और पी क्या है? मोमेंटम। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा कि मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेवलेंथ ऑफ दैट पार्टिकल जो है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा? एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या रहेगा? वो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू के बराबर आएगा। ऐसा डी ब्रॉगली ने एक्सप्लेनेशन दिया था। तो यहाँ पर हमें अगर डी ब्रॉगली के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए रिलेशंस फाइंड करने पड़ेंगे। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के लिए जो इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने पढ़े थे वो हमारे पास क्या क्या होंगे? एक तो होगा h/p, जहाँ पे p क्या है? मोमेंटम है, और p होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। और इस देखो, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम है, और मोमेंटम को अगर हम रिलेट कर दे काइनेटिक एनर्जी से तो ये फॉर्मूला आ जाएगा √2m ke
काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और अगर मैं इसको पोटेंशियल एनर्जी से कन्वर्ट करना चाहूँ तो H अपॉन हो जाएगा √2m eV। यहाँ पे ध्यान रखना ये मास ऑफ पार्टिकल है, ये काइनेटिक एनर्जी है। इसी तरह से ये मास ऑफ पार्टिकल है, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, और ये वोल्टेज है जो उसको एक्सेलरेट करने के लिए हम सप्लाई करेंगे, ये वोल्टेज है। तो जब भी हमारे पास कोई ऐसा न्यूमेरिकल होगा, अगर हमारे पास मोमेंटम न्यूमेरिकल में दिया है तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर मास और वेलोसिटी दिए तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी दी तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, कोई वोल्टेज लगा के दिया है एक्सेलरेट करने के लिए तो ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब हम डी ब्रॉगली के क्वेश्चन सॉल्व करें तो इस बात का ज़रूर 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 ख्याल रखें कि यूनिट सिस्टम जो है वो एक जैसा होना चाहिए। या तो सारी की सारी यूनिट एमकेएस सिस्टम में हो या सभी के सभी सीजीएस। वैसे तो ये सारी बात सभी न्यूमेरिकल्स पे लागू होती है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली बहुत ध्यान रखें क्योंकि यहाँ पर अक्सर डाटा जो होता है अलग अलग यूनिट सिस्टम में गिवन होता है और हम यहाँ पर गलती कर जाते हैं और कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो इस बात का ख्याल रखें। बड़ा सिंपल है डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद जो थ्योरी हमें आई जिसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? देखो, जब डी ब्रॉगली ने सजेस्ट किया कि जब भी कोई पार्टिकल मोशन में होता है उसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, तो हाइजेनबर्ग का ये कहना था कि अगर किसी पार्टिकल के पास वेव नेचर है, किसी भी पार्टिकल के पास वेव नेचर है, तो बोहर क्या कह रहा था? बोहर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स पाथ पर घूम रहा है, मतलब इसकी रेडियस और मोमेंटम दोनों, मतलब इसकी पोजीशन और मोमेंटम फिक्स्ड है बाय बोहर। अगर बोहर की बात करें तो एज पर द बोहर के हिसाब से मोमेंटम एंड पोजीशन इज फिक्स्ड, और उसने इसको कैलकुलेट भी किया था, है ना? उसके हिसाब से तो फिक्स है और ये फिक्स कैलकुलेट की जा सकती है। बट हाइजेनबर्ग का ये कहना था, हाइजेनबर्ग ने ये समझाया, हाइजेनबर्ग कह रहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट एक्यूरेट पोजीशन और एक्यूरेट मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके पास वेव नेचर है। मतलब इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट 100% accurate position and velocity of electron or any smallest moving particle। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, ये ध्यान रखने वाली बात है ना? तो इसने एक सजेशन दिया कि इसका मतलब क्या है कि देयर आर सम, मतलब वहाँ पर एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है, इसीलिए इसको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कहा जाता है। मतलब सर्टन नहीं है, पोजीशन सर्टन होती तो फिक्स हो जाती, सर्टन नहीं है तो अनसर्टेनिटी कितनी है उसके लिए इसने रिलेशन फाइंड करके दिया कि डेल्टा एक्स जो पोजीशन में अनसर्टेनिटी है और जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी h/4π से। इस कांस्टेंट वैल्यू से हमेशा ये बड़ी होगी। इसी को हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन कहा जाता है, जिसकी वजह से हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम है। हम अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम में अगर रिलेशन निकालें तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा h/4π में, जिसमें h क्या है? प्लांक्स का कॉन्स्टेंट है। चलो अब यहाँ पर देखो, डेल्टा एक्स को हम एज इट इज लिख देंगे और इसको लिखेंगे m डेल्टा v, क्योंकि मास तो फिक्स रहता है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रह सकती है। तो ये जो वेलोसिटी है इसमें अनसर्टेनिटी कितनी है? डेल्टा v है। तो x.m डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू आ जाएगा h/4π। सर ये कैसे लिख दिया आपने? इस p को हमने m भी लिख दिया और m इधर ले आए, तो डेल्टा x डॉट डेल्टा v मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजिशन और अनसर्टेनिटी वेलोसिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4π, और यहाँ पे साथ में m भी आ जाएगा।
तो ये दोनों इक्वेशन को हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो आज का जो टॉपिक है हमारा यही था कि आज हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करने वाले थे, आज हम डी ब्रॉगली इक्वेशन की बात करने वाले थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मतलब कितना टाइम लगता है? बहुत कम टाइम लगता है बेटा ये सबको रिवाइज करने के लिए। अब रिवीजन तो हो गया कि भैया थ्योरी क्या है तो समझ में आ गया, क्योंकि थ्योरी बहुत छोटी छोटी सी है इसकी। अब इस पे करते हैं न्यूमेरिकल के सर न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, है ना, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए न्यूमेरिकल करते समय, है ना। तो न्यूमेरिकल, है ना, ऐसे कुछ बच्चे क्या करते हैं थ्योरी पढ़ के न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं। न्यूमेरिकल नहीं छोड़ना है ना। देखो क्रिकेट खेलने निकले हो ना बेटा, तो ऐसा थोड़ी होता है कि मैं बैटिंग करके निकल जाऊँ, मुझे फील्डिंग भी तो सीखना पड़ेगी ना। मुझे फील्डिंग अगर नहीं करूँगा तो मैदान में जाके मैं क्या करूँगा, गलतियाँ करने लगूँगा। अगर मैं फील्डिंग करके निकल गया मतलब सिर्फ फील्डिंग ही करूँगा, मैं तो बैटिंग ही नहीं करूँगा। मतलब तीनों पार्ट जो है आपको करने पड़ेंगे। आपको रीडिंग भी प्रॉपर करनी है, राइटिंग भी करनी है, और आपको क्या करना है, सॉल्विंग भी करनी। दिस इज अ सॉल्विंग पार्ट है। ये नहीं करोगे ना तो बेटा आपका एग्जाम तो इसी के ऊपर होने वाला है, तो आप गलतियाँ करोगे, मिस्टेक्स करोगे हमेशा, और आपके स्कोर एक्सपेक्टेशन स्कोर से हमेशा क्या रह जाएंगे, टारगेटेड स्कोर से हमेशा क्या रह जाएंगे, कम रह जाएंगे। आइए बस मतलब इल्ड कम हो जाएगी बेटा, अपन ने पढ़ा था ना मोल कंसेप्ट में, इल्ड कम हो जाएगी। क्या मतलब है इल्ड कम करके, कोई मतलब नहीं। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ टेनिस बॉल, कैसी बॉल है भैया, टेनिस का बॉल है, 60 ग्राम का बॉल है, और यहाँ पे देखो आंसर मीटर में निकालना है, तो ये बेटा 60 ग्राम दिया गया है, तो ग्राम में नहीं लेना, ये किलोग्राम में लेना पड़ेगा, है ना। तो मास ऑफ बॉल कितना हो गया, वेट ऑफ बॉल हो गया 60 ग्राम। तो इसको मैं लिख दूँ 60/1000, 60/1000 मतलब 10⁻³ कर देता हूँ। इतने किलोग्राम की बॉल है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखो ये तो मीटर पर सेकेंड में ही लिया है, तो आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालनी है। तो लेमडा इज इक्वल टू h/mv ऐसा कर देंगे। और लेमडा ये कब लगाना है, जब भी आप मीटर वेव के बारे में बात करो, ये इट इज़ अ मीटर वेव, इसे वेटर वेव कहते हैं। एक होती है लाइट की वेव, उसके पास भी ड्यूल कैरेक्टर है, और मैटर वेव के पास भी ड्यूल कैरेक्टर है। तो उसकी लेमडा हमेशा हम डी ब्रॉगली इक्वेशन से कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे रख देंगे 6.624 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास की वैल्यू अभी बताई मैंने, ये कितनी है 60 × 10⁻³ ये रखना, और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 रख दिया, और इसको आप कैलकुलेट कर लो। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो यहाँ पर ये दो वैल्यू जीरो की इससे कट जाएगी, यहाँ बचेगा 10⁻⁻1। ये 10⁻⁻1 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻1 से 10⁻34 तो कट गया, तो 10⁻33 बचा। यहाँ पर 10⁻33 के ऑर्डर में आ रहा है, मतलब आंसर अपना यही हो रहा है, इसी ऑर्डर में आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली। 6 से 6 काट दिया होगा इन्होंने, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ रहा है, ऐसा इनका मानना है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक एटम है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 600 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत सोच समझ के, आप सबसे ज़्यादा ध्यान रखना यहाँ पर यूनिट सिस्टम का, नहीं तो गलतियाँ होंगी। विथ एक्यूरेसी कितनी दी है 0.05%, सर्टनिटी विथ द पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन बी लोकेटेड इज 6.6 × 10⁻34 किलोग्राम में दिया है ना। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी किलोग्राम में दिया है ऑलरेडी। तो हमें क्या निकालना है कि इन एन एटम एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 600। देखो वेलोसिटी कितनी है 600 है, और एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी हो गई आपकी 0.005%। सो इसका डेल्टा वी अनसर्टेनिटी कैसे निकाल लोगे, अनसर्टेनिटी हो जाएगी देखो 600 का 0.05%, मतलब 600 का 0.005% मतलब डिवाइड बाय 100, ऐसे करना है इसको, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, इसको यहाँ से हटा दो, ये आ गया 1 2 3, तो ये हो गया 30 × 10⁻³ अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं। इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4πm भी लिखना है। यहाँ पर हमें डेल्टा एक्स कैलकुलेट करना है, तो ये इक्वल टू हो जाएगा h का वैल्यू 6.624 × 10⁻34 डिवाइडेड बाय डेल्टा वी का वैल्यू रख दो बेटा यहाँ पे 30 × 10⁻³ इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू एम का वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁹
-31। वाह, हो गया। तो अब क्या करें, इसको कैंसिल कर देते हैं, इससे लगभग 2 टाइम्स के मान लेते हैं, ठीक है। और देखो ये -31 से ये 31 चला गया, 10⁻³ ऊपर बचा, ये 10⁻³ से 10⁻³ कट गया। तो अब बचा कितना, तो यहाँ लिख देते हैं, ऊपर 2 बचा है अभी, है ना। और इसको मैं अप्रॉक्सीमेट में कर लेते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 30 इंटू 9.1 इसके आसपास आ रहा है ये। तो 2 से इसको कैंसिल कर दो, ये 15 हो गया, 1/135 136 के आसपास आ रहा होगा, तो 1/0.00 समथिंग कुछ, है ना। तो आप सॉल्व कर लेना है, लगभग 1.52 के आसपास आ रहा होगा इसका आंसर। 1.52 इंटू 10⁻⁴ के आसपास आएगा, मतलब 3rd के आसपास होना चाहिए। चेक करना एक बार आंसर, ठीक है। आप कर लेना यहाँ से आगे, आप बस कैलकुलेशन ही तो बचा है आपका। चलो आगे बढ़ते हैं। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ कार, ठीक है सर, कार की वेवलेंथ निकालनी है। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ कार, मास कितना है, 1000 kg की। और बाप रे, 1000 kg की कार है, कौन सी कार होगी यार, 1000 kg वाली कार। मेरी कार तो 1000 kg की तो नहीं होगी यार। चलो तुम्हारी कार 1000 kg की है मान लेते हैं। अरे बाबा, पेन तो नीचे गिर गया। चलो कोई बात नहीं, है ना। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ कार 100 kg है, वेलोसिटी 36 km/h है। और यह मीटर में निकालना है, तो किलोमीटर को और आर को आपको बदलना पड़ेगा, वेलोसिटी को आपको बदलना पड़ेगा। केजी चलेगा, केजी, क्योंकि केजी क्या है, एम के सिस्टम में ही आता है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ बराबर होता है H/mv, ठीक है। ठीक है सर। अभी देखो आपके पास, ये समझ लो आपके पास ऐसा है, देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी बराबर है आपके पास 36 किलोमीटर डिवाइड बाय आर। तो किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब देखो ये हो जाएगा 36 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय, आर्स को बदलना पड़ेगा मुझे सेकंड में, तो आर्स को सेकंड में बदलूंगा तो 60 तो मिनट और 60 ही सेकंड, ऐसा करना पड़ेगा इसको मुझे, राइट। क्लियर। देखो ये वाले 0 से ये वाला 0, 2 0 और ये 2 0 इससे कट गए, यहाँ बचा 10, और ये 6 6 36 से 36 का जा कटा, ये हो गया 36 से 36 कट गया, 6 6 36, ऊपर भी 36, 36 से 36 कट गया, बचा कितना है, सब मिला के 10। तो वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ रख दीजिए। लैम्डा इज इक्वल टू 6.624 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय मास कितना दिया था सर जी, 1000 किलोग्राम इंटू 10 मीटर पर सेकेंड। और सर जी ये तीनों चारों भी ऊपर जाएंगे तो 37 कुछ बना रहा है, तो और ज़्यादा हो गया बाबा, 6.624, 1 2 3 4 38 हो गया। ओ बाबा, 3rd आ रहा है आंसर, है ना। कमाल सर, थक गए सर। अरे नहीं रे बाबा, क्या करना है रे बाबा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, लाइट वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है, ठीक है सर। देखो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी बराबर hc/λ माइनस hc/λ0। कौन सी इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसमें से hc कॉमन निकालो, m को इधर ले आओ, वेलोसिटी इक्वल टू hc/2hc/m इंटू 1/λ माइनस 1/λ0। वेलोसिटी का स्क्वायर है तो रूट कर देंगे, ये रूट में हो जाएगा, इसको v कर देते हैं, हो गया काम। v बताओ, 2hc/, फर्स्ट है ना, इजी है ना बच्चे। अरे बाबू क्या कहती है दिल की धड़कन, विच ऑफ द ग्राफ शोन बिलो डज, which of the graph below does not represent the relationship between incident light and the electron ejected from metal surface। which of the graph shown below does not represent, कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का तो कोई रिलेशन ही नहीं है।
विच ऑफ द ग्राफ, इनमें से कौन सा ग्राफ, देखो एक तो ग्राफ होता है कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो ये तो सही है, करेक्ट। और काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो जाना पड़ेगा ना, ये भी रिप्रेजेंट नहीं करता। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ लाइट, ये तो रिप्रेजेंट करेगा, सेम है ये, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक मिनिमम एनर्जी तो आपको लगेगी, और ये भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो दो रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। चलो बढ़ो आगे। इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज्ड 4 times, the wavelength of the de Broglie wave associated with it would become, क्या करूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज पर 4 टाइम कर दी, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इतनी हो जाएगी। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू होता है एच अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m के ई, तो मतलब लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 बाय काइनेटिक एनर्जी 2। तो आपने काइनेटिक इनवर्सली प्रोपोर्शनल 2 डिवाइड बाय 1 करना पड़ेगा बाबू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बाबा, बाबा 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 बाबा, गलत नहीं करने का। अब ये जो काइनेटिक एनर्जी 2 है ये 4 टाइम है काइनेटिक एनर्जी 1 से, सो लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 1, दिस इज कैंसल आउट, ये 2 बाहर आ जाएगा, है ना, है ना। तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू लैम्डा 1 बाय 2, मतलब पहले वाली से आधी हो जाएगी वेवलेंथ, हाफ। कर लोगे ना बच्चे, कर लीजिए बच्चे, कर लीजिए कर लीजिए कर लीजिए। सिलेक्शन होना जरूरी है, सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम पास ये वाला क्वेश्चन तो हम बाद में करेंगे, क्योंकि ये श्रोडिंगर का क्वेश्चन आ गया बीच में। ये कर लेते हैं बच्चे। ये क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में वर्क फंक्शन की बात की, वर्क फंक्शन ऑफ सम मेटल इज लिस्टेड बिलो। ठीक है सर जी। द नंबर ऑफ मेटल विच विल शो फोटो इलेक्ट्रिक, इनमें से कौन कौन सी मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगी, अगर वेवलेंथ, कौन सी वेवलेंथ है, वेवलेंथ व्हेन लाइट ऑफ 300। देखो जिसका भी वर्क फंक्शन का वैल्यू मैच कर जाएगा, उससे ज़्यादा एनर्जी अगर लगेगी तो फिर तो नहीं होगी। तो ये लाइट कितनी एनर्जी की ये पता करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एनर्जी बराबर होता है hc बाय लैम्डा, और ये वैल्यू, तो आपकी एनर्जी की वैल्यू हो गई 6.624 इंटू 10 की पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा 300 नैनोमीटर 10 की पावर माइनस नैनोमीटर 9, अरे बाबू 9। ठीक है। और ये एक बात समझना, यहां पे जो एनर्जी दी गई ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, लेकिन ये जो फॉर्मूला हम रख रहे हैं तो जूल में आएगा आंसर। तो जूल में आपको याद रखना है कि 1 जूल में होते हैं, नहीं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, इतने जूल होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इतने जूल में कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे, तो इसको डिवाइड कर दो, 1.66 इंटू 10 की पावर -19 से डिवाइड कर दो, तो हो जाएगा आपका काम। इसको इससे कैंसिल कर दो, ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 4, और ये देखो 2 0 यहाँ से हटा के, ये 2 0 यहाँ से हटा 10 की पावर -7, और ये 3 से इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो ये ऊपर गया 15 और ये 9 34, ये दोनों सब कट गया, लगभग 4, इसका वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। ओह माय गॉड, ऐसा है क्या। तो मतलब ये इसकी एनर्जी है। तो इससे ज़्यादा एनर्जी जिसके पास होगी वर्क फंक्शन की, वो तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं करेंगे, मतलब ये फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ एनर्जी बहुत ज़्यादा है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। लेकिन ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा। कितने मेटल ऐसे हैं, 4 मेटल ऐसे हैं। वर्क फंक्शन जो है, नंबर ऑफ मेटल विच शो फोटो इलेक्ट्रिक, 4 मेटल, टोटल 4 मेटल करेंगे। चल बढ़ आगे। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, अब मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, कैलकुलेशन आपको करना है, ठीक है। कैलकुलेशन इज योर पार्ट। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, एंड क्या दिया है, अनसर्टेन इन पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, दीज एंड दीज।
रिस्पेक्टली द मिनिमम मास ऑफ पार्टिकल कितना लगेगा। अरे यार देख मेरी बात सुन, डेल्टा एक्स डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4πm, तुझे एम कैलकुलेट करने को कह रहा है, बाकी दो को इधर लिया। मास इज इक्वल टू h की वैल्यू रख दूँ क्या, 6.624 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना सभी चीज़ें CGS सिस्टम में ही होनी चाहिए। वेलोसिटी नीचे रखेंगे 10⁻11 5.27 इंटू 10⁻34 नहीं 24 उसके बाद 4 उसके बाद 3.14 कर ले, अब आंसर आ जाएगा तेरा लगभग जो भी तेरे से निकलता है बनता है वो कर लेना, है ना। कुछ पावर्स तो यहाँ पे वैसे भी कट रही, ये पावर इससे कट गई 10⁻10 बचा, ये 11 से इसको कट गया तो नीचे 10⁻1 बचा, ये इससे कैंसिल कर दे, ये 2 बचा, ये इससे कैंसिल कर दे, ये 2 बचा, तो ये 5 2 जा 10.5 समथिंग कुछ है, ये नीचे ऊपर बचा 10, तो ये कितना हो गया 10 डिवाइडेड बाय 10.5 समथिंग अप्रॉक्सीमेट 1 के आसपास आ रहा है। और क्या है यार आंसर, अप्रॉक्सीमेट देख लेना एक बार, अपना करके देखने से आता है। कॉन्फिडेंस रखो भाई, थ्योरी पढ़ो, थ्योरी करने के बाद एमसीक्यू जरूर करो। नहीं करोगे, अभी आज थ्योरी पढ़ ली और सेम टाइम पे एमसीक्यू नहीं कर रहे हो, सोच रहे हो कि यार बाद में कर लेंगे, इसके बाद कर लेंगे, एग्जाम आएगी तब कर लेंगे, नहीं हो पाता है। आपके अब तक पीछे के प्लान्स देखो, आपने पहले जो भी सोचा है कितने % उसमें एफिशिएंटली आपने जो सोचा वैसा हो गया, तो उसको इजी गोइंग रहने दो ना भाई, कि आज पढ़ा अभी करना है, आज पढ़ा जो अभी पढ़ा है ना अभी उसके एमसीक्यू करना है, ये ज़्यादा ईजी है। मैं ये कॉम्प्लिकेट क्यों करना है कि मैं अभी इसकी थ्योरी पढ़ूंगा, एमसीक्यू इसके बाद में करूंगा, उसके बाद में करूंगा, इसके पहले करूंगा, ये कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा रहे हो आप, है ना। मैं अभी लेक्चर देख लेता हूँ, 1 शॉट देख लेता हूँ, ये सब नहीं करना है अपने को। साथ में बने रहो, मिशन 111 देख रहे हो तो इसका फ़ायदा उठाओ, साथ में क्वेश्चन करो, अभी करो बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं। क्यों कर लूँगा बाद में, अब बाद में ऐसे कितने काम कर लोगे हैं, हो अभी एक काम रहा है 10 बाद के हो गए, और वो बात कभी है ही नहीं। जिसका बाद नहीं आया वो अभी तक आबाद नहीं हो पाया, है ना, क्योंकि वो बर्बादियों का सफ़र इतना लंबा चला उसका कि ज़िंदगी गुजर गई केवल आबादियों को ढूंढने में। बाप रे बाप, क्या खतरनाक लाइन बोली गोयल सर। आगे बढ़ते हैं। मेटल सरफेस इज एक्सपोज्ड इन 500 नैनोमीटर रेडिएशन। मैं आपको इक्वेशन बना के दूंगा, कैलकुलेशन आपको ही करनी है, बोलने का नहीं, है ना। 500 नैनोमीटर रेडिएशन है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है इतनी हर्ट्ज। द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज काइनेटिक एनर्जी, मतलब वेलोसिटी निकालनी है तुम्हें यार, गजब, है ना। तो सबसे पहले क्या करो आप, पहले तो एनर्जी जो टोटल लाइट की एनर्जी वो निकाल लो, क्योंकि देखो E बराबर होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, मतलब ½ mv², ये सब होता है इसमें, राइट। तो आपको ये एनर्जी निकाल लो, ये निकाल लो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेना। तो E कितना हो जाएगा, E तुम निकाल लेना यहाँ से hc/λ, मतलब 6.624 इंटू 3 10⁻34 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 500 नैनोमीटर। ये करना आप पहले, इससे आपको E मिलेगा। फिर आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है ऑलरेडी, है ना। नहीं एक काम और इजी कर सकते हैं देखो इसको, इसलिए अपन थोड़ा सा और इजी काम कर सकते हैं। देखो क्या काम कर सकते हैं, हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने का एक तरीका क्या होगा कि वेलोसिटी जो होती है देखो का ½ mv² बराबर, थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ½ mv² बराबर होता था h न्यू माइनस h न्यू नॉट। ये तो तुम्हें दिया ही हुआ है इसने, h न्यू नॉट, ये रहा ना, ये न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड। आप क्या करो ना, ये जो इंसिडेंट लाइट की जो वेवलेंथ है उससे आप फ्रीक्वेंसी निकालो। तो फ्रीक्वेंसी बराबर होती है c/λ, तो फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाएगा 3 इंटू 10⁸ बाय 500 इंटू नैनोमीटर 10⁻⁻9। ऐसा करना है इसको, ये 2 0 से इसको कैंसिल करते हैं तो 10⁻⁻7, 7 और 8 15 हो जाएगा ये, और 3/5 है, 3/5 हो गया 0.6,
तो 0.6 इंटू 10 की पावर माइनस 15, नहीं 15 सॉरी बाबू 15, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 6 इंटू 10 की पावर 14, इतना है। तो बस बेटा यहाँ पे रख देते हैं आप इसको, और देखो ये हो गया वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर h कॉमन ले लो, 2h हो जाएगा नीचे m, और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी जो हमारी थी 6 इंटू 10 की पावर 14 माइनस 4.3 इंटू 10 की पावर 14। अरे बाबू आसान हो गया ना, देख अब यहाँ रख दे वैल्यू, और फिर रात में रूट निकाल लेना उसका, इन सब का रूट कर देना तो वेलोसिटी आ जाएगी। कर लोगे ना बेटा, इजी है ना बेटा, आसान है ना बेटा। प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस 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 करो बेटा, प्रैक्टिस। डी ब्रॉगली वेवलेंथ associated with a photoelectron varies with frequency of an incident radiation as de Broglie wavelength associated with a photoelectron। एक फोटोइलेक्ट्रॉन है ना, देखो डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होती है, h/mv ये होती है। तो आपको क्या करना है, ये वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता था ना वेलोसिटी वाला, वो यहाँ रख देना है, बाकी तो आपके पास है ही। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज इक्वल टू h अपॉन, अब वो वेलोसिटी का फॉर्मूला आप डिराइव कर लो, कौन सा वाला, काइनेटिक एनर्जी वाला, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये कौन से फॉर्म में लाना है, ये सब फ्रीक्वेंसी वाले फॉर्म में लाना है, तो h न्यू माइनस न्यू नॉट ये वाला फॉर्म लेना है। सो v बराबर हो जाएगा 2h बाय m v माइनस v नॉट का रूट, मतलब इसकी पावर 1/2, ऐसा ये उठा के यहाँ रख दो। तो ये आ जाएगा बेटा h यहाँ पे आ जाएगा 2h बाय m की पावर 1/2, और यहाँ आ जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट की पावर 1/2। अब देखो ये सारा तो कांस्टेंट है ना, तो इसको कांस्टेंट ले लेते तो h लेमडा जो है, सॉरी लेमडा वो क्या हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई 1 न्यू माइनस न्यू नॉट की पावर 1/2 से। जा के कहाँ मिन्नते, याद नहीं करना, फरियाद नहीं करना, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो। व्हाट इज द, क्योंकि अगले 1-2 महीने के बाद एग्जाम है बेटा, अपना बहुत बड़ा इवेंट अपनी लाइफ का एग्जाम, और वो भी एक ऐसी एग्जाम जो पूरे जिंदगी का वो पड़ाव आ गया हमारी ज़िंदगी में, जहाँ हमें अपना करियर सेट करना है। मतलब इसके इस तरफ और उस तरफ एक बिल्कुल एक ऐसी लाइन है जहाँ पे हमारा बिल्कुल करियर टिका हुआ है कि लाइफ हम कैसे जीने वाले हैं आगे। तो उसको सीरियस लेना है, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ को मतलब ऐसे इग्नोरेंस मार देनी है, ये तो अच्छी बात नहीं है। व्हाट इज़ द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल if the light of the wavelength 4000 angstrom generate photoelectrons of velocity 6 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम इट। क्या पूछा है, वर्क फंक्शन निकालो। मेटल इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम की लाइट आपने उस पर डाल दी है, और वेलोसिटी कितनी दी गई है, वेलोसिटी इतनी दी गई है, तो आप उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन की, और वो 4000 एंगस्ट्रॉम से लाइट, और इससे हमें वर्क फंक्शन निकाल। देखो एनर्जी जो होती है hc/λ बराबर वर्क फंक्शन, और वर्क फंक्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है, तो जो भी लास्ट में करो उसको 1.6 इंटू 10 की पावर -90 से डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv स्क्वायर, m कितना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू वेलोसिटी कितनी थी 6 इंटू 10 की पावर 5 का होल स्क्वायर, और ये hc/λ ये भी रख दो, ये इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है, ये भी रख देते हैं। तो इंसिडेंट लाइट की एनर्जी हो गई 6.6, थोड़ा और इधर लिख दें 6.6 इंटू 10 -34 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 4000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 4000 इंटू 10 की पावर -10। अब क्या करना, इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व करके उधर लेके जा, सबट्रैक्ट करना। ये जो आंसर तेरा आएगा ये आ जाएगा जूल में, जो भी आंसर जूल में आएगा उसको डिवाइड कर देना 1.6 ये वाली वैल्यू से डिवाइड कर देना, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कर लेगा ना मेरे बाबू, कर लेना, करना ही होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कर पाएंगे, करना ही चाहिए, है ना। तो आज हमने डिस्कस किया
फोटो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, और इसके ऊपर देखो कितने सारे क्वेश्चन जेईई के अंदर आए हुए हैं। और भी इस टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए हुए होंगे तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपको कह देता हूँ सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा। आप मिशन 111 के साथ बने रहिएगा। 111 दिन के अंदर हम 100% आपका फुल केमिस्ट्री का सिलेबस, फुल मैथ का सिलेबस और फुल फिजिक्स का सिलेबस एक बार पूरा रिवाइज करवा देंगे मिशन 111 के अंदर। हमारे टॉप टीचर्स के साथ आप बने रहिए और फिनिक्स के जितने भी वीडियो आप लाइक कर रहे हैं अपने दोस्तों को भी बताइए कि फिनिक्स के ये जो वीडियोज़ आ रहे हैं बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं। इसमें हम आपके सारे PYQs भी कवर कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम आपके ले रहे हैं, थ्योरी भी आपको एक बार रिवाइज हो जा रही है शॉर्ट के अंदर। और अगर आपके कुछ डाउट्स आते हैं तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना बेटा। चलो आप बने रहिए फिनिक्स के साथ, तब तक के लिए सायोनारा और पढ़ाई करते रहो बार बार दोबारा। चलो बाय बाय।